वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस मंच गोस्वामी फ्रॉम द बायोसाइंस अरीना। सो आज की जो वीडियो है ये गैट बी एस्पिरेंट्स के लिए है जो गैट बी के लिए तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अभी कुछ 15-16 दिन में ही गैट बी का एग्जाम होने वाला है और ये किस स्टूडेंट्स के लिए होता है जो पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं फॉर बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि लास्ट ईयर जो गैट बी का एग्जाम था उसमें बायोमोलिक्यूल्स के किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, तो उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ में, सभी के आंसर बताऊंगी। और ये जो बायोमोलिक्यूल टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी में, इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट ईयर ही इस टॉपिक में से काफी सारे क्वेश्चंस आए थे, तो उन सभी क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड आई होप आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि जेएनयू सीईबी ही चेंज हो गया है गैट बी में, तो काफी सारी चीजें चेंज भी हो गई और काफी सारे न्यू सब्जेक्ट्स भी आ गए हैं, तो उसके बारे में तो आपको पता ही होगा। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आया था बायोमोलिक्यूल में वो क्या है, द बॉन्ड लेंथ ऑफ ए पेप्टाइड बॉन्ड इज, जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ पूछी गई है और इसमें 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड कहां पर प्रेजेंट होता है, जब दो अमीनो एसिड्स एक दूसरे से लिंक अप करते हैं तो ये जो बॉन्ड होता है इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो जब ये अमीनो एसिड इस तरीके से अरेंज होते हैं तो ये पूरी एक क्या बना लेते हैं, प्रोटीन बना लेते हैं। ठीक, तो अब क्या पूछा है, ये जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होता है इसकी लेंथ कितनी होती है। 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, वो कौन कौन से हैं, 1.32, 2.01 एंगस्ट्रॉम, 1.27 एंगस्ट्रॉम और 1.49 एंगस्ट्रॉम। तो जैसे कि ये हमारा एक अमीनो एसिड है, स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा। तो ये हमारे 2 अमीनो एसिड्स हैं। अब हमने क्या बोला है, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, पहले अमीनो एसिड का OH ग्रुप, पहले अमीनो एसिड का क्या, OH ग्रुप, और दूसरे अमीनो एसिड का H, ये दोनों मिलके बनाते हैं H2O। H2O इसमें से रिमूव हो जाता है और फिर यहाँ पर हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है और जिसकी लेंथ होती है 1.32। तो 1.32 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, alpha helix in a protein usually do not contain certain amino acids which are also called helix breaker. Identify the correct pair of amino acids that is generally not found in alpha helix. तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज किया गया है वो क्या है, अल्फा हेलिक्स। तो इसमें क्या पूछा है कि अल्फा हेलिक्स जो होता है प्रोटीन में बनता है, ये हमें पता है। जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का उसमें अल्फा हेलिक्स बनता है और दूसरी क्या चीज बनती है, बीटा प्लेटेड शीट बनती है। अब ये अल्फा हेलिक्स से क्वेश्चन पूछा है कि प्रोटीन में अल्फा हेलिक्स यूजुअली नॉट कंटेन सर्टेन अमीनो एसिड। कुछ जो अल्फा हेलिक्स है ये भी किससे मिलके बने हुए होंगे, अमीनो एसिड से मिलके बने हुए होंगे, लेकिन कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो अल्फा हेलिक्स में बनाने में हेल्प नहीं करते हैं। तो अब ऑप्शन हमें दिया हुआ है वो कौन कौन से हैं, इनमें से बताना है कि आइडेंटिफाई करना है करेक्ट पेयर ऑफ अमीनो एसिड जो जनरली अल्फा हेलिक्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोलीन होता है, क्या प्रोलीन जो होता है ये कभी भी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं बना सकता, इट ऑलवेज डिस्टर्ब अल्फा हेलिक्स। क्यों, क्योंकि इसके पास NH ग्रुप की कमी होती है। अगर आपको प्रोलीन का स्ट्रक्चर पता हो, NH ग्रुप की कमी होती है जिसकी वजह से प्रोलीन अल्फा हेलिक्स नहीं बना सकता। ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टी ग्लाइसिन की भी होती है, जो कि ग्लाइसिन भी अल्फा हेलिक्स नहीं बना सकता है। अब जो एमिनो एसिड्स अल्फा हेलिक्स बना सकते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एलिनीन है, ग्लूटामीन है और ग्लूटामेट, ल्यूसीन, एस्पार्जिन,
यूनिट। तो ये कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जो अल्फा हेलिक्स को अच्छे से प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं, लेकिन प्रोलीन और ग्लाइसिन नहीं बना सकते। तो अब आपको आंसर इसका पता चल गया होगा, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर ग्लाइसिन और प्रोलीन यानी कि ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या कहता है? द मेन रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द सेल मेम्ब्रेन इज। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, ये हमें पता है। हालांकि लिपिड बाइलेयर से बनी हुई होती है, लेकिन प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है जो कि लिपिड बाइलेयर से इस तरीके से बनी हुई होती है। अब इसमें कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। इन प्रोटीन्स पे हमारे कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो इन कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन होता है, ये पूछा गया है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये जो हमारे कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन होता है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, सबसे पहला है मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन, दूसरा लोकोमोशन। तो लोकोमोशन में तो ये हेल्प कर ही नहीं सकते। दूसरा है मॉड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को भी मॉड्यूलेट नहीं करते। एडेशन में भी इनका कोई वर्क नहीं होता है। तो ऑप्शन 1 यानी कि मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। मॉलिक्यूल जैसे कि कोई भी हो सकता है, जैसे कि हमने रिसेप्टर में पढ़ा है, रिसेप्टर क्या होता है? मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करता है। तो ये इसी तरीके से वर्क करते हैं, क्या मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये एपीमर से रिलेटेड है। चूज द एपीमर फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ शुगर, यानी कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट में से ये क्वेश्चन है। तो इसमें बोला है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एपीमर कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एपीमर होते क्या हैं। तो एपीमर्स उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं, उन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को कहते हैं जो सिर्फ एक सिंगल कार्बन से ही डिफरेंट हो। सिंगल कार्बन से क्या मतलब है कि पूरा स्ट्रक्चर तो सेम हो, लेकिन हमारा जो कार्बन पूरा जो स्ट्रक्चर होता है कार्बोहाइड्रेट का, उसमें जो कार्बन है, कार्बन पे OH और H ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो रिवर्स हो जाए, उनका कन्फिग्रेशन चेंज हो जाए। तो उसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है और साथ में ही उनके नाम भी चेंज हो जाते हैं। तो उनको हम एपीमर बोलते हैं। जैसे कोई स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, जो हमारा मैनोज है, डी मैनोज और डी ग्लूकोज है और डी गैलेक्टोज है। तो डी गैलेक्टोज और डी मैनोज ये एपीमर फॉर्म है हमारे ग्लूकोज के। तो मैनोज में क्या हो रहा है, जो हमारा सेकेंड कार्बन है इस पे ओरिएंटेशन चेंज हो गई है, यानी कि OH ग्रुप लेफ्ट साइड आ गया है और H ग्रुप राइट साइड आ गया है। कौन से कार्बन पे? सेकंड कार्बन पे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड कार्बन पे हमारा एपीमर हुआ है। अब या हम बोले एपीमर कार्बन इसमें कौन सा है, सेकंड कार्बन है। अब हम देखें गैलेक्टोज की बात करें, तो गैलेक्टोज में जो एपीमर है वो कौन से कार्बन पे है, फोर्थ कार्बन पे है। जैसे कि अगर हम ग्लूकोज में देखें OH राइट साइड है, लेकिन गैलेक्टोज में OH लेफ्ट साइड आ गया है। तो सिर्फ एक कार्बन के ओरिएंटेशन की चेंज होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई और इनके नाम भी चेंज हो गए। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का मैंने अभी बता दिया, तो इसका आंसर सिंपल क्या होगा हमारा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, यानी कि ऑप्शन 4 होगा। तो इस तरीके से ये भी कर सकते हैं हम। ये सारे क्वेश्चंस हमारे गेट बी 2020 में आए हुए हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे और भी आ सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड है। न्यूक्लिक एसिड में 2 चीजें आती हैं, हमें पता है, DNA और RNA। तो ये DNA से क्वेश्चन दिया हुआ है कि A, B and Z DNA आर रेस्पेक्टिवली। जो हमारे DNA होते हैं वो मेजरली 3 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? A DNA, B DNA एंड Z DNA। तो अब इनका जो रोटेशन होता है, जैसे हम पढ़ते हैं लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड, तो हमें ये बताना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए A, B और Z DNA किस तरीके से होते हैं। जो वॉटसन और क्रिक ने स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, वो कौन से टाइप का DNA था, वो B फॉर्म का DNA था। जो B फॉर्म का DNA है, वॉटसन और क्रिक ने इन्हीं के बारे में स्ट्रक्चरली बताया था। तो उसमें हमने क्या पढ़ा है, ये राइट हैंडेड होता है। अब उसके बाद जो हमारा A DNA होता है, A फॉर्म DNA होता है, ये भी
राइट हैंडेड होता है, लेकिन जो हमारा Z DNA होता है, ये Z DNA हमारा लेफ्ट हैंडेड होता है। तो अब आपको ऑप्शन में करेक्ट आंसर दिख गया होगा कौन सा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, जिसमें कि A का राइट, B का भी राइट एंड Z इज लेफ्ट हैंडेड। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द सेट ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसमें बताना फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं। तो हमारे विटामिन दो तरह के होते हैं, पहला फैट सॉल्युबल विटामिन एंड दूसरा हमारा कौन सा, वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं, A, D, E, K। सिंपल याद रखने वाली बात है, फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं, A, D, E, K, और जो बचे वो हमारे वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो अब इसमें देखें कौन सा ऑप्शन हमें दिया हुआ है, तो विटामिन सी पहले ऑप्शन में, तो पहला तो होगा नहीं, सेकंड में भी सी है तो ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन 3 अगर हम देखें A, D और K, A, D और K, तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी अमीनो एसिड से रिलेटेड है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा मोस्ट हाइड्रोफोबिक हमारा अमीनो एसिड होता है। तो अमीनो एसिड जनरली 3 ग्रुप में बांटे गए हैं, कौन कौन से, सॉरी 2 ग्रुप में बांटे गए हैं। पहला है पोलर अमीनो एसिड और दूसरे होते हैं हमारे नॉन पोलर अमीनो एसिड। तो पोलर अमीनो एसिड भी आगे फर्दर डिवाइड करे गए हैं, चार्ज्ड और अनचार्ज्ड। अब इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि हाइड्रोफोबिक कौन से अमीनो एसिड है। तो हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब है, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, और वाटर में जनरली वो सब्सटेंस सॉल्युबल नहीं होती हैं जो हमारी नॉन पोलर होती हैं। क्यों, क्योंकि इनमें पोलैरिटी बिल्कुल बहुत ना के बराबर होती है, जिसकी वजह से ये नॉन पोलर होते हैं। और जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल होता है दैट इज H2O, ये हमारा पोलर होता है, तो ये एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं। और जबकि जो हमारे पोलर अमीनो एसिड होते हैं ये भी पोलर होते हैं, और जो हमारा वाटर है ये भी पोलर होता है, तो ये आसानी से वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इसीलिए इनको हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। फिलिक यानी कि वाटर लविंग एंड फोबिक हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो इसका मतलब क्या हो गया, वाटर रिपेलिंग, यानी कि जो पानी से दूर भागे। सिंपल, अब हमें इसमें करना क्या है, ये देखना है कि इनमें से कौन सा हमारा नॉन पोलर है। तो आपको पोलर और नॉन पोलर के बारे में तो पता ही होगा, अगर नहीं पता तो यहाँ पर आप चार्ट देख लीजिए, पोलर, नॉन पोलर, चार्ज, अनचार्ज सारे स्ट्रक्चर के साथ दिए हुए हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अब सीरीन, एस्पार्जिन, सिस्टीन और आइसोल्यूसिन। तो सीरीन, एस्पार्जिन और सिस्टीन तीनों ही क्या है, हमारे हाइड्रोफिलिक है, यानी कि अनचार्ज्ड पोलर अमीनो एसिड में आते हैं। लेकिन जो हमारा आइसोल्यूसिन है वो नॉन पोलर का एक टाइप है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आइसोल्यूसिन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज आइसोल्यूसिन। इसी तरह के क्वेश्चन अमीनो एसिड से आ सकते हैं, तो आपको याद होना चाहिए, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको तो छोड़ने का मतलब ही नहीं है कि अमीनो एसिड में पोलर किस कौन से होते हैं, नॉन पोलर कौन से होते हैं, इसी के साथ इनके स्ट्रक्चर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। हाइड्रोफोबिक कौन से, हाइड्रोफिलिक कौन से हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड जो गैट बी में आए थे लास्ट ईयर, एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।